न्यूज नेत्र के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनको आपने सोशल मीडिया पर हर गांव, उत्तराखंड के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में, गांव-गांव में जरूर देखा होगा। और उनकी खासियत भी यही है कि वो उस उत्तराखंड के मुद्दे नहीं जो टीवी और बड़े-बड़े विज्ञापनों में दिखता है, बल्कि उस उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं को उठाते हैं, जो वास्तव में उत्तराखंड का एक पहलू है, जो वास्तव में उत्तराखंड के राजनेता हैं और जो नीति नियंता है उन तक पहुंचना चाहिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्री देवी प्रसाद रतूड़ी जी की, कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से आज पुनः गांव की ओर उनका एक बहुत पॉपुलर चैनल है। मैं खुद उसका नियमित दर्शक हूं और संयोग ऐसा हुआ कि इस समय वो देहरादून में हैं। इसी वजह से आज हम लोग जो है न्यूज नेत्र स्टूडियो में रूबरू हो रहे हैं। श्री देवी प्रसाद रतूड़ी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं न्यूज नेत्र स्टूडियो में। और सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि पुनः गांव की ओर ये यात्रा कहां से शुरू हुई। सभी दर्शक जो है ये जानना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले आपको मैं प्रणाम, पहला धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों का, जो आज आप इस नाम को, इस सोच को एक प्रेम देते हैं। दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा डॉक्टर प्रशांत मोमगाई जी आपका, कि आपने मुझे न्यूज नेत्रा के बारे में बताया, उस फिल्म के बारे में भी बताया आपने जो फिल्म बनाई है दादी। तीसरा धन्यवाद आपका कि आपने खबर तो सभी छापते हैं, लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन आपने न्यूज नेत्रा, मतलब आपने खबर के ऊपर ही अपनी आंख टिका दी और आप चाह रहे हैं कि खबर बन रही है, क्या इस पर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब रही बात हमारा ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। अब पुनः गांव की ओर, अक्सर लोग कहते हैं इसका मतलब क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है अगेन टुवार्ड विलेज, फिर से गांव की ओर। जैसा कि आपने अपनी फिल्म में दर्शाया है, दादी इंतजार अपनों का एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। वो आपने देखी होगी फिल्म, मैं भी इस पर चर्चा करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ है। आप उसे ज़रूर देखें। 27 मिनट की वो फिल्म आपका जीवन बदल सकती है। दोस्तों देखिए, एक इंटरव्यू होता है अपनी पहचान करवाने के लिए, और एक होता है अपने की पहचान कैसे बचाई जा सके, और शायद यही काम आप कर रहे हैं। अब रही बात साहब, मेरा ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। मैं अभी फ़िलहाल 54 वर्ष का हूँ। 3 मेरे बच्चे हैं, एक 32 साल का बेटा है, उसकी शादी हो गई है, 2 बेटियाँ भी हैं, और हम 3 भाई लोग हैं। बड़े वाले भाई साहब हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में हैं एज आ डिप्टी डायरेक्टर। छोटे वाले भाई ग्राम प्रधान, ग्राम सभा नवकोट, भगवती प्रसाद रतूड़ी ठेकेदारी करते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पितृ देवताओं का, कि जिन्होंने न जाने क्या क्या यात्राएं झेली होंगी, क्या क्या परेशानी झेली होंगी, और आज हमें इस काबिल हम बने हैं, तो सब उन्हीं की कृपा है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा पुनः गाँव की ओर, कि देखिए हमें आज लोग कहते हैं गांव बचाओ पहाड़ बचाओ, मैं कहता हूँ अपने आप को बचाओ। अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने मूल को बचाना होगा। हमारा गांव, जैसा ये वृक्ष यहाँ पर है, ये हमें हरा भरा दिखता है, लेकिन इसकी जड़ें हैं मिट्टी के अंदर। हम खाद डालते हैं और पानी में डालते हैं। हमने पुनः गांव की ओर जो नाम दिया, जो हम काम कर रहे हैं, आज हम समस्याओं से इतने ग्रसित हो चुके हैं, हम पत्ते पत्ते पर जो है पानी छिड़क रहे हैं, हवा और अपने दवाई डालते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हमारे पेड़ की जड़ पे कीड़ा लग चुका है, और कारण वो है हमें बचाने जड़ों को। तो गांव हमारी जड़ है, चाहे हमारे जीवन की हो और चाहे हमारी संस्कारों की हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके बारे में भी सुना है कि आप भी पहले बाहर रहते थे और कुछ समय के बाद आप जो है उत्तराखंड की तरफ आए, अपने गांव की तरफ आए। तो दिल्ली से उत्तराखंड का रुख कैसे हुआ? मैं 91 में जब मैंने 12वीं पास किया जी, तो किसी तरह हमने पढ़ाई करी, घास काटना, लकड़ी काटना, गोबर ढोना, पता नहीं क्या क्या हमें करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी उसको हीन भाव से नहीं करा। हम बिल्कुल प्रसन्नचित्त होकर काम करते थे, अपने माता पिता के साथ हाथ बनाते थे। 89 में मेरी शादी हो गई थी, तब मैं 11वीं में था। अच्छा। और जब मैंने 12वीं किया, मैं दिल्ली गया। अच्छा। 1991 में। तो उसके बाद में जो है मैंने अपना करियर स्टार्ट किया
रेस्टोरेंट में एक वेटर का, तो मेरी पहली तनख्वाह थी 969 रुपये। फिर हम जब रेस्टोरेंट में काम करते थे तो होता क्या है कि हम लोग गांव के पढ़े लिखे हैं। एक दिन मैं सर्विस कर रहा था काउंटर पे, मतलब किसी कस्टमर को, तो उन्होंने ऑर्डर किया। उस ऑर्डर में क्या था कि नान उन्हें ऑर्डर किया था खाने के लिए। मैं इतना नहीं बोल पाया कि अचानक जब मैं किचन में जाता हूँ तो नान तो ख़त्म हो जाता है, पर मैं इतना नहीं बोल सकता था कि सर नान ख़त्म हो गया, क्या आप रोटी खा लेंगे। मैंने कईयों से पूछा भाई इसका मतलब क्या है, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कि साहब नान ख़त्म हो गया, रोटी ले लो। नहीं बताया। मैंने कसम खा ली और मैंने उस दिन से थोड़ा बहुत अंग्रेजी ज्ञान लेना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजी मैंने इसलिए सीखी कि मैं अपना रोजगार कैसे करूँ। आजकल होता क्या है, जिसे आती भी है वो थोड़ा शो ऑफ के लिए करता है, जबकि होना ही चाहिए कि हम इससे कुछ सीखें। फिर मैंने एक दिन 2 लड़कियाँ आती जैपनीज़, और मैं उन्हें खाना खिलाना था, ऑर्डर लेना था। तो सब ने कहा भाई मुझे, मेरे घर का नाम पप्पू, अच्छा। तो वहाँ भी मुझे पप्पू कहते हैं, भाई पप्पू को बुलाओ, पप्पू को बुलाओ, वही ऑर्डर लेगा। अब पप्पू जब वहाँ गया तो पप्पू फेल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। हाँ। वो कहने लगे भाई तेरे पास कुछ नहीं। अरे मैंने भाई ये जापानी है। हाँ। तो भाई साहब मैंने कसम खाई और मैंने जापानी भाषा का कोर्स किया 6 महीने। मैं चलती बस में 40-40 मीनिंग याद कर लेता था। जितनी अच्छी जो मैं इंग्लिश बोलता हूँ उससे बेहतर मैं जापानी भाषा में भी बात कर सकता हूँ। मैंने जापानी गाइड का काम भी करा। अच्छा। लेकिन 95 के आसपास एक बीमारी आई थी, प्लेग। उस दौरान क्या हुआ, प्लेग हो गया तो टूरिस्ट आने बंद हो गए। तो कहाँ से गाइड का काम भी किया। 14/12/91 में मंगलवार को नौकरी लगा था, और 14/12/98 मंगलवार को भी 7 साल में नौकरी ख़त्म। 11 महीने में घूमता रहा, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आधा रास्ते में जाता पैदल, आधा खाना खाता था। ये बत्ती जल रही है और मैं सच कह रहा हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सबके जीवन में एक उतार चढ़ाव आता है। तब मैंने खोली अपनी दुकान। अच्छा। दिल्ली में। हाँ। अब करते करते मैंने जो कुछ करा उस दुकान से करा, बच्चे पढ़ाए, सब कुछ करा। 16 के आसपास मेरे दिमाग में आया, 2016 में, यार हमारे गांव में पहले हर खेत जो हरा भरा था अब बंजर क्यों है, कैसे काम चलेगा। और वहाँ से दिमाग में गांव के प्रति विचार आने शुरू हुए। और ऐसा हुआ कि बस मैं लिखता था, बैठता था, रोते रोते। वो कहते तू पागल हो गया। फिर शिवालय हमारी जाखड़ श्री नीलकंठ महादेव मंदिर है, जहाँ पे की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ की हमारे ममगई जी भी आप सुन रहे हो तो आप देख रहे हो, आपको तो पता ही होगा। जब पूजा होती 4 पैर महाशिवरात्रि पे, तो वो अपने आप परिक्रमा करता है छत्र के ऊपर, और कई लोगों ने देख भी रखा है। तो मैं उस शिवालय में बैठा था, मैं सोचते सोचते क्या नाम दूं मैं, तो 5-7 नाम मैंने लिखे। तो ये देन मुझे ये जो नाम जो मिला, ये पुनः गांव की ओर हमारा जो हमारे वहाँ के जो पुजारी जी हैं श्री राधा कृष्ण नतुड़ी जी। अच्छा। तो हमारे परम मित्र भी हैं और भाई भी हैं और पुजारी जी भी हैं। तो वहीं हम रात पर जागरण किया। तो उस रात के जागरण का आज तक मुझे ऐसा प्रसाद मिला कि आज मैं न जाने कहाँ कहाँ जाता हूँ, रात भी घूमता हूँ, दिन भी घूमता हूँ। तो ये नाम तो मुझे वहाँ से मिला और ये सोच वहाँ से पैदा हुई। तो अब जैसे आपको नाम मिल गया पुनः गांव की ओर, तो उसके बाद ये चैलेंज भी रहा होगा कि अब इसमें कंटेंट कैसे लाने हैं, कैसे इस नाम को सार्थक करना है। मैं 15 मार्च 2020 को अपने मिशन के तहत गाँव आया, पुनः गाँव की ओर। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर मैं कहूँ तो मेरी धर्म पत्नी का भी, माता पिता का आशीर्वाद है। लेकिन धर्म पत्नी अगर न चाहे तो आपकी ताकत नहीं कहीं जाओ। तो मैंने यहाँ तक कह दिया था कि भाई अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं कच्चा बयान मैं जाऊँगा, मैं घर जाऊँ, मैं घर जाना है। तो किसी तरह में 2500 रुपये लेके मैं और गाँव आ गया। ठीक है। तो मेरे भाई है गाँव में, तो गाँव में इसलिए आया था कि मेरा इरादा था एक बैंकेट हॉल खोलने का। अच्छा। क्योंकि असल में हो क्या ना साहब, हम बातें कर रहे पलायन की, सुविधाएं नहीं है, हमने सारा काम डाले सरकार के ऊपर। हम कुछ भी तो करें, हम विदेश में हैं, हमारा पैसा है, तो हम आज वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना हो, जैसे बैंकेट हॉल खोल दिया, बढ़िया रेस्टोरेंट खोल दिया, होटल खोल दिया। आजकल एक सरकार की योजना है होम स्टे, बहुत अच्छी योजना है, उसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मैं इसके तहत गाँव गया था। उसके बाद कोरोना आ गया मार्च में 2020 में, मेरा सारा प्लान चौपट। उसके बाद मैंने सब्जी काम करा जाखणीदार में। अच्छा। और मैंने माइक पे चिल्ला चला के बोल ले लो भाई सब्जी ले लो, 10 रुपये किलो, 20 रुपये, खूब चिल्ला के। तो ऐसे चलता रहा दौर। मैंने इतनी सस्ती सब्जी बेची कि पता नहीं मैंने कोई पाप किया होगा, तो मेरे सारे नष्ट हो गए। और लोगों ने कहा भाई इतनी सब्जी हमने आज तक नहीं खाई। ये कोरोना काल की बात है। ये 60-60 हज़ार सब्जी में एक दिन बेची मैंने। तो एक कमेंट उसमें आता है, कहते नहीं एक कमेंट, एक पिक्चर आपका दिल दहला सकती है। कहता चाचा किस लिए गाँव गया था भाई, ये चिल्ला रहे ले लो भाई सब्जी ले लो, आलू टमाटर। मेरे दिमाग बात खटक गई। फिर मुझे कुछ ऐसा भी लगा कि लोगों ने कहा कि बाहर के लोग आ रहे सब्जी काम कर रहे हैं, अपने लोगों के पास लेते नहीं है। फिर मैंने कहा यार मैं तो लोगों को जोड़ने आया था कि तोड़ने आया। फिर मैं माँ राज राजेश्वरी के मंदिर गया था देवलगढ़।
और वहाँ मैंने संकल्प लिया कि मैंने छोड़ो यार, इस काम में द्वंद्व होने काम करना ही नहीं है। फिर मैं लोगों की मदद करता था वीडियो बना के, जैसे उस समय आते थे लोग बाहर से, तो कहीं छोड़ना है तो आधे रास्ते छोड़ दिया। कभी डीएम से मैं बहस कर रहा हूँ, कभी तहसीलदार साहब से कर रहा हूँ, कभी पटवारी जी से कर रहा हूँ। खूब मैंने लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अगर वो लोग मेरा विरोध ना करते तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता है। तो कई काम करे मैंने, तो उससे मैं ऐसा हिम्मत मेरी बढ़ती गई और फिर मैं इसी लाइन में पड़ गया। और मैं दर्शकों का प्यार भी मिलता और दर्शकों को मैं कह रहा हूँ कि मैं सबसे बड़ी बात है, जब मैं पुनः गाँव के अपने घर में बोलते थे ना, तो घर वाले भी कहते क्या है ये तो दिमाग खाता है। आज उस प्रभु की, हमारे पितृ देवताओं की इतनी कृपा है, इतना सहयोग मिलता है आप लोगों का कि लोग कहीं जाते हैं, भाई साहब तो हमारी कुछ बहनें पाँव तो छूती हैं, और भाई साहब आप तो पुनः गाँव की वो वीडियो, लोग कोई वीडियो बनाता है, कोई फोटो खींचता है, उस समय ऐसा लगता है हमें बहुत बड़ा प्रसाद मिल गया, क्योंकि अपनों ने तुम्हें प्यार दे दिया ना, तो तुम्हारा समझ जीवन धन्य हो गया। ये तो पैसा, बस पैसा क्या कमाया क्या नहीं कमाया, लेकिन एक क्रांति मुझे लग रही आ रही है। जैसे आपने कहा कि आप पहले होटल लाइन में जुड़े, लेकिन वहां से और एकदम मीडिया के फील्ड में आना, तो ये कितना कठिन था आपके लिए? मेरे को साहब, जैसे होटल का काम है जी, होटल में नहीं बोल रहा कि प्लेट फूटी नौकरी छुट्टी। भाई साहब मैं तो कहता हूँ उत्तराखंड में अगर होटल में लोग काम करता है ना, जब तंदूर पर रोटी लगाना पड़े ना, गरम गरम जब सीना फटके तो सही बात, अब पसंद लगी पानी पड़ने की फुर्सत नहीं होती, बहुत मेहनत कर दी, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का काम है वो। और होटल में जितना भी लोग बाहर है ना, वो बतौलत आज पूरे उत्तराखंड के देहरादून में सब चमकने लगी, बल्कि सरकार ने भी मदद करी जिन्हें होटल वालों को पड़ती। सबसे ज़्यादा धनराशि मुझे लगता है होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग आज हमारे उत्तराखंड को दे रहे हैं। ये मेरा अपना निजी अनुमान है, इस पर भी सरकार को सोचना होगा। बड़ा दुख होता है कि जब हम विदेश जाते हैं तो सरकार जो भी करती है, लेकिन भगवान न करे कोई गुजर जाता है तो इतना पैसा किसी के पास नहीं कि 20 लाख रुपए खर्च कर सके। उसके लिए भी समाज आज खड़ा हो रहा, सोशल मीडिया के माध्यम से, और डेड बॉडी घर आती है। तो शायद यही कहानी आपने दिखाई कि आदमी चाहता है मैं देश विदेश कहीं भी रहूं, पर मरने के बाद में मुझे अपनी मातृभूमि, अगर मेरा वहाँ जो शरीर है उसका अंतिम संस्कार हो जाए, तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन जीना सफल हो गया। और सरकार को चाहिए कि ऐसा किसी के साथ होता है तो इस पे एक ऐसी पॉलिसी बने कि उसको, हमारा जो अंतिम शरीर जब हम पार्थिव शरीर छोड़ जाते हैं, उसे सरकार को लाने में मदद करनी चाहिए। पहले तो भगवान करे कि साथ ऐसा ना हो, और यही आपने शायद दादी माँ में दर्शाया है। आप देखा, आप पेशे से आप डॉक्टर चन, तो अगर वो इलाज चाहे मानसिकता हो चाहे शरीर को, ये सब स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ समाज, स्वस्थ हमारा कारोबार हो, तो आप भी तो किसी न किसी रूप से देखो वैसे इलाज शारीरिक भी कर रहे हैं। और जो फिल्म आप बनाते हैं या जो आप खबरें देखते हैं, ये भी स्वास्थ्य का एक भोजन है, ये भी सामाजिक स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। बहुत साहब, हम बीमारी तब पड़ते हैं जब हमारा आज सामाजिक बुराई, सामाजिक बीमारी को कोई नहीं पकड़ रहा है। सामाजिक बीमारी है कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा पढ़ा लिखे, मेरे घर के दरवाजे मजबूत हों, ताला को तोड़ ना पाए। अरे भाई जाएगा तो अपनी गली से अंदर आएगा, फिर गली में ही। अगर बाहर का माहौल नहीं सुधारोगे, आप कहीं भी चले जाओ, आपको दुखी रहना, हमको दुखी ही रहना। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। अब अंतिम मेरा सवाल ये है कि पुनः गांव की ओर में कभी कोई ऐसा आपने वीडियो बनाया हो, कभी कोई ऐसा आपको जहन में याद आ रहा हो कि जिससे कोई परिवर्तन आया, या जिसका किसी पे कुछ प्रभाव पड़ा और उसका फीडबैक आपको मिला और आपको बड़ी खुशी हुई कि अच्छा हुआ कि हमने ये वीडियो बनाया और इससे ये बदलाव आया? पहला बदलाव तो मेरे अंदर ही आया कि मैं पहले बहुत गुस्सा करता था। तुरंत किसी ने बोला मैं बोलता था। आज मुझे धीरे धीरे लगता है कि नहीं यार, थोड़ा हमें इरादा हमारा वही होना चाहिए जो हम कर रहे हैं, पर तरीका हमें बदलना पड़ेगा। और ऐसा कोई पर्टिकुलर याद नहीं, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सा मतलब कि बदलाव, जैसे अभी मैं परसों की मतलब एक हफ्ता भी नहीं हुआ, ग्राम सभा डांगी कांडा डांगी, मैं रोड पे लेट गया बिल्कुल। और इतना बड़ा गड्ढा था वहाँ पे। तो हमने फिर अपने विधायक साहब से बात करी, हमारे जो महामंत्री हैं बीजेपी की उदय सिंह रावत जी, उनसे बात करी। उन्होंने कहा काम चल रहा है। तो मैंने देखते हैं भाई, लोगों से पूछा, उन्होंने बोला हम तो कहते वोट दे सकते हैं, ये गाली देते हैं। तो मैंने सुना कि वो काम आजकल शुरू हो गया, वो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया। तो ये पर खबर का असर है। और बहुत से लोग बोलते हैं इससे होता क्या। मैं बोला भाई, कोई भी आदमी किसी चीज़ के बारे में उतना बोलता है जितना उसका महत्व समझता है। तो मुझे लगता है कि बदलाव है। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि दर्शकों से चाहूँगा कि आप इस सवाल का जवाब दें कि किसको हमारी वीडियो से
क्या परिवर्तन हुआ, ये जवाब मैं चाहूँ आपसे। अगर मैंने खुद ही अपनी तारीफ कर दी तो मुझे लगता है कि फिर जी 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 पुनः गांव की ओर, विवादों की ओर, ये भैया ये तो क्रेडिट ले रहा है, तो ऐसे हो सकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे दर्शक जरूर बताएं, आपने क्योंकि सोशल मीडिया पे पुनः गांव की ओर को खूब प्यार दिया है, उसका क्या इम्पैक्ट आप लोगों पे पड़ा, कोई आपके अनुभव हो कि पुनः गांव की और कोई वीडियो देख करके आपके मन में, आपके समाज में कोई परिवर्तन आया हो, तो जरूर फीडबैक में हम लोगों को अवगत कराएं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए न्यूज़ नेत्र स्टूडियो में, अपने अनुभव साझा किए, अपनी जीवन यात्रा को साझा किया, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे तो ये भी नहीं पता कैसे इंटरव्यू होता है, पर मैं आपको धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि डॉक्टर भी आप पढ़ते ही हैं और ये सब काम भी समाज के लिए कर रहे हैं। भले लोगों को ये लगता है कि ये सब पैसे के लिए, पर मुझे लगता है कि सब पैसे के लिए नहीं, ये नशा, ये भी समाज का नशा है। तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको भी पता है कि इस लाइन में जो है, अभी शुरुआत में तो कम से कम कुछ नहीं मिलता है, सब जेब से लगाना पड़ता है, पर एक मन में पीड़ा रहती है। हम लोग भी अपने गांव को छोड़ करके आ रखे, अपने जन्मभूमि को छोड़ के आ रखे, और वो एक प्रोफेशनल मजबूरी भी हो जाती है कई बार कि ठीक है, आपका काम धंधा कहीं पे स्टैब्लिश हो रखा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो एक पीड़ा जरूर रहती है कि हम अपनी जन्मभूमि के लिए क्या कर सकते हैं, पहाड़ों के लिए क्या कर सकते हैं। वो पीड़ा ने फिर मेरे को प्रेरित किया कि हम उत्तराखंड में एक ऐसा माध्यम बनाए कि जैसे आप लोग भी काम कर रहे हैं, और ऐसे ही एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो जागरूकता और वो पीड़ा जागृत होगी लोगों की कि हमें पुनः गांव की ओर, अपनी जड़ों की ओर जो है लौटना चाहिए। मैं तो व्यक्तिगत रूप से पलायन को बुरा नहीं मानता हूं, वो एक मजबूरी भी होती है, लेकिन उस पलायन के बाद अगर हम अपने मूल को भूल जाएं, अपनी जड़ों को भूल जाएं, अपनी संस्कृति को भूल जाएं, तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। हम जहां भी रहें, देश में विदेश में, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को जरूर याद रखें, और जब भी समय मिले हम पुनः गांव की ओर बार बार लौटते रहें। तो इस भावना से जो है हम लोगों ने ये न्यूज़ नेत्र की स्थापना की, और आप जैसे लोगों के सहयोग से दर्शकों का प्यार भी मिल रहा है। तो आप भी न्यूज़ नेत्र को सपोर्ट करें, प्यार दें। तो दगड़ों, आज मेरे भी पहली इंटरव्यू था, और एक श्रेय जानूँ आप सभी दीदी, बोलियों, दगड़ों, माताओं तय, बुजुर्गों तय, आप सब तय। तो मेरा आज पहली इंटरव्यू था, वो यानी क्या बोलूँ, मैं भी घबराहट बढ़ लगी। आज तक मैंने कई इंटरव्यू ले लेना, लेकिन चला देखा करने रहा है। आज मास्टर जी को एग्जाम, हाँ आज भाई है ना जी।